Hi everyone, I'm C. Lokesh Wadhwa and I welcome you all to our YouTube channel. So basically in this video we are going to tell you the importance of writing section numbers, rule numbers or form numbers in CA examination. And we will explain you this through our answer sheet of CA Final Corporate and Economic Law. And after this you guys can decide whether you should learn or you should write section numbers in papers like DT, IDT, Law or Audit or any other paper in which you need to write section numbers. Okay, so let's begin. So basically, this is one question number 6, as you can see on your screen, through which we will understand like the importance of the writing the section numbers. So let me just show you the question paper of this answer sheet so that you guys can understand it better. So basically, this is question number 6, and I attempted the or part of it. So the question is, Mr. R holds directorship in 10 public companies and 11 private companies as on 31st May 2019. One of the private companies is a dormant company. Apart from the dormant company, on 30th June 2019, a private company in which Mr. R is holding directorship has become a subsidiary of public company. In the light of the provisions of the Companies Act, examine and decide the validity of holding directorship of Mr. R with reference to number of directorship as on 31st May 2019 and as on 30th June 2019. तो बेसिकली अगर आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हैं और आपने अगर सीए फाइनल के अंदर कॉर्पोरेट इकोनॉमिक लॉ की क्लासेस या फिर सेल्फ स्टडी कर ली है तो आपको ये सेक्शन के बारे में पता होगा। बेसिकली कंपनीज लॉ के अंदर एक सेक्शन है सेक्शन 165 जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्टर की डायरेक्टरशिप के ऊपर एक लिमिटेशन लगाता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्टर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम पे 20 कंपनीज से ज्यादा के अंदर अपनी डायरेक्टरशिप नहीं रख सकता एंड इन 20 कंपनीज के अंदर जो पब्लिक कंपनीज हैं वो 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं लाइक अगर कोई डोरमेंट कंपनी है तो वो डोरमेंट कंपनी नहीं 20 की लिमिट में आएगी ना ही 10 की लिमिट में आएगी एंड अगर कोई सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की या फिर कोई होल्डिंग है पब्लिक कंपनी की तो वो सब्सिडरी और होल्डिंग अगर पब्लिक कंपनी नहीं है तब भी वो कंपनी को हम लोग पब्लिक कंपनी मान लेंगे फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 165। ओके, तो ये क्वेश्चन भी यही बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में बोला है कि मिस्टर आर है जो कि होल्ड करता है डायरेक्टरशिप इन 10 पब्लिक कंपनीज एंड 11 प्राइवेट कंपनीज एज ऑन 31st May 2019 एंड एक कंपनी उसमें से ऐसी कंपनी जो कि डोरमेंट कंपनी है। जैसे कि आपको हमने बताया कि डोरमेंट कंपनी 20 और 10 की लिमिट में नहीं आती है, तो अगर हम काउंट करें तो ये बंदा मिस्टर आर जो है वो 31st मई 2019 को 10 पब्लिक कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहा है और 11 प्राइवेट कंपनी के अंदर अपनी डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहा है। तो टोटल कंपनी हो गई 21 जिसके अंदर एक है डोरमेंट कंपनी। तो इन इफेक्ट अगर देखा जाए तो वो 20 कंपनीज में ही होल्ड कर रहा है बिकॉज हम डोरमेंट कंपनी को एक्सक्लूड कर देते हैं। ओके, एंड पब्लिक कंपनीज में 10 है तो कोई इशू नहीं है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एज ऑन 31st मई 2019 क्या उसकी जो वैलिडिटी ऑफ होल्डिंग डायरेक्टरशिप जो मिस्टर की आर की है क्या वो सही है एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। तो यस, एज ऑन 31st May 2019 इसके डायरेक्टरशिप की जो नंबर्स हैं वो सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप बाद में देखोगे कि जो एक कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी है वो 30th जून को एक जो कंपनी प्राइवेट कंपनी जिसमें डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहे हैं वो सब्सिडरी बन गई है पब्लिक कंपनी की। तो आपको जैसे मैंने बताया कि अगर वो कंपनी कोई पर्टिकुलर कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग है सब्सिडरी है तो उस कंपनी को भी हम पब्लिक कंपनी मानते हैं। तो ऑलरेडी ये बंदा 10 पब्लिक कंपनी के अंदर होल्ड कर रहा था और 30th जून को एक इसकी प्राइवेट कंपनी भी पब्लिक कंपनी बन गई। तो जो उसकी टोटल पब्लिक कंपनीज हैं वो 11 हो चुकी हैं अब। तो उसको अल्टीमेटली अब अपनी जो पब्लिक कंपनी की लिमिट है उसको 11 से 10 पे लेके आना पड़ेगा। तो एज ऑन 30th जून 2019 इसकी जो वैलिडिटी ऑफ होल्डिंग ऑफ डायरेक्टरशिप है वो सही नहीं है, वो वैलिड नहीं है। इसकी कंपनीज एक्सीड कर चुकी है 10 के लिमिट से, तो उसको अपनी लिमिट को नीचे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रोविजन था एंड इसका अब देखते हैं सजेस्टेड आंसर क्या था आईसीआई की तरफ से। तो बेसिकली आईसीआई का ये आंसर है एंड आईसीआई ने भी लिखा है कि सेक्शन 165 है। ओके, एंड इसके अंदर बताया कि मोर देन 20 कंपनीज के अंदर होल्ड नहीं कर सकते हैं और जब हम 20 की लिमिट चेक करेंगे तो पब्लिक कंपनीज की जो लिमिट है वो 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंड इन्होंने बता दिया यहाँ पे कि पब्लिक कंपनी अगर कोई है उसकी सब्सिडरी को भी और उसकी होल्डिंग कंपनी को भी हम पब्लिक कंपनी ही मानेंगे। ठीक है, ओके, एंड इन्होंने बता दिया यहाँ पे कि डोरमेंट कंपनी को हम उस लिमिट में कंप्यूट नहीं करेंगे, ये भी लिख दिया। एंड इन्होंने यहाँ पे बता दिया कि मिस्टर आर की जो वैलिडिटी है एज ऑन 31st May 2019 वो वैलिड है, कोई इशू नहीं है। एंड 30th जून को ये बोल रहे हैं कि नॉट वैलिड है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या था।
तो बेसिकली हमने लिखा है सेक्शन 165, बिल्कुल सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड मोर देन 20 कंपनीज, ये भी लिखा है, कोई इशू नहीं है। मोर देन 10 पब्लिक कंपनीज, ये भी लिखा है, कोई इशू नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी को एक्सक्लूड करना है, ये भी हमने लिख दिया है यहाँ पे। ओके, एंड फर्दर हमने यहाँ पे ये भी लिख दिया कि पब्लिक कंपनी अगर कोई है तो उसकी सब्सिडरीज कंपनीज को भी हम पब्लिक कंपनी ही मानेंगे, ठीक है। एंड अब आगे हमने यहाँ पे इसको क्वेश्चन को एनालिसिस कर दिया यहाँ पे। एंड इसके बाद कंक्लूजन पार्ट में अगर आते हैं तो यहाँ पे दो पार्ट है, मैंने डिवाइड किया इसको। एज ऑन 31 मई 2019 मैंने यहाँ पे लिख दिया कि वैलिड है, कोई इशू नहीं है। एंड गवर्नमेंट कंपनी को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं टोटल कंपनीज के अंदर। एंड 30 जून को ये वैलिड नहीं है क्योंकि इसकी एक कंपनी जो है वो पब्लिक कंपनी बन चुकी है एंड वो लिमिट से ज्यादा हो चुकी है, 10 की लिमिट से ज्यादा हो चुकी है, इसलिए ये वैलिड नहीं है। मिस्टर आर को अपनी एक कंपनी कम करनी पड़ेगी एंड उसको एक पब्लिक कंपनी से डायरेक्टरशिप अपनी हटानी पड़ेगी इसका कंप्लायंस करने के लिए। ओके, तो एंड मुझे इस पार्ट के 3 मार्क्स मिले। एंड इस क्वेश्चन का एक और पार्ट भी था, जब आपको मैं दिखा दूं एक बार। ये रहा। तो बेसिकली सेकंड पार्ट का ये था कि वेदर अ कंपनी हैज अ पावर टू स्पेसिफाई एनी लेसर नंबर ऑफ कंपनीज इन विच अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी मे एक्ट एज अ डायरेक्टर। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि कोई भी कंपनी क्या इस 20 और 10 की लिमिट से भी कम लिमिट स्पेसिफाई कर सकती है और डायरेक्टर को बोल सकती है कि उसको इससे ज्यादा कंपनीज के अंदर अपनी डायरेक्टरशिप नहीं रखनी है। तो हाँ, ऐसा बोल सकती है, सेक्शन के अंदर स्पेसिफाई था, ठीक है। और इसका आंसर हमने लिखा है यहाँ पर कि एज पर सेक्शन 165 of the Companies Act, companies can put limit of lesser than 10 और 20 एज वेल। तो इसका भी हमारे आंसर ठीक था, तो इसका हमको 1 मार्क्स मिल गया एंड टोटल हमको 4 मार्क्स इसके मिल गए। अब देखते हैं क्वेश्चन था कितने मार्क्स का। तो बेसिकली क्वेश्चन भी था 4 मार्क्स का, मेरे को आंसर ही मिले 4 मार्क्स पूरे कंप्लीट। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर मैंने सब कुछ लिखा था, लाइक सेक्शन नंबर, प्रोविजन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन, तो इसलिए मुझे इस क्वेश्चन के अंदर पूरे मार्क्स मिले। बट ऐसा ही इसका एक 6 का बी पार्ट, मैंने उसके अंदर रूल नंबर और उसका फॉर्म नंबर नहीं लिखा था, इसलिए मुझे उस क्वेश्चन के अंदर पूरे मार्क्स नहीं मिले, मुझे सिर्फ 50% मार्क्स मिले उसके अंदर। तो लेट मी जस्ट शो यू दैट आंसर फर्स्ट। तो ये आंसर है एंड इस आंसर को पढ़ने से पहले लेट मी जस्ट प्रेजेंट माय क्वेश्चन। हाँ, तो बेसिकली ये है बी पार्ट, 6 का बी पार्ट एंड ये 4 मार्क्स का था। तो जल्दी से आपको मैं इस क्वेश्चन का बता दूं कि क्या था। बेसिकली ये एक डायरेक्टर के पास 2 दिन थे एंड एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट पर्टिकुलर डायरेक्टर सिर्फ एक ही दिन होल्ड कर सकता है। अगर वो एक से ज्यादा दिन अगर होल्ड करता है तो उसको दूसरे दिन को सरेंडर या फिर कैंसिल करवाना पड़ता है, इसलिए उसको अपना एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है कंपनीज एक्ट के अंदर जो स्पेसिफाई है एंड उसको फॉलो करके उस दूसरे दिन को कैंसिल या सरेंडर करवाना पड़ता है। तो बेसिकली अब इसका हम आंसर देखते हैं कि आईसीआई ने क्या सजेस्टेड आंसर दिया है इसका। ये रहा। तो बेसिकली आईसीआई ने पहले स्पेसिफाई किया कि रूल नंबर 11 है जो कि डील करता है इस कैंसिलेशन और सरेंडर के लिए। ओके, एंड इस दिन को कैंसिल करने के लिए पर्टिकुलर डायरेक्टर को एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है विद फीस एंड उसको स्पेसिफाई करना पड़ता है उसके अंदर रीजन भी एंड उसको ये एक डिक्लेरेशन भी देनी पड़ती है कि उसने उस दिन को कहीं पे यूज नहीं किया है किसी भी डॉक्यूमेंट को फाइल करने के लिए विद द अथॉरिटी। एंड लास्ट में एक लाइन उन्होंने लिख दी है कि प्रोवाइडेड दैट बिफोर डीएक्टिवेशन ऑफ दिन इन एनी सच केस द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल वेरीफाई द ई रिकॉर्ड्स। ओके, तो ये प्रोसीजर है जो कि आईसीआई ने मेंशन किया है यहाँ पर, जो कि एक डायरेक्टर को फॉलो करना पड़ेगा फॉर कैंसिलेशन और सरेंडर ऑफ दिन नंबर। तो लेट मी जस्ट शो यू माई आंसर कि मैंने क्या लिखा था। ओके, ये आंसर 6 का बी। तो बेसिकली सेक्शन नंबर था 155, उसके अंदर रूल नंबर था स्पेसिफाई रूल नंबर 14। ओके, रूल नंबर 11 सॉरी, रूल नंबर 11 था जो कि स्पेसिफाई था। तो मैंने बेसिकली सेक्शन नंबर यहाँ पे लिखा था और रूल नंबर नहीं लिखा था, ठीक है। एंड मैंने स्पेसिफाई किया कि अगर कोई डायरेक्टर के पास 2 दिन हो जाते हैं तो उसको एक दिन अपना सरेंडर करना पड़ेगा, पहले एक्सप्लेन कर दिया। फिर यहाँ पे प्रोसीजर लिखा कि क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, लाइक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है, डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि वो डिक्लेरेशन कहीं पे यूज नहीं किया एंड किसी डॉक्यूमेंट को फाइल करने के लिए कहीं पे भी यूज नहीं किया मतलब वो दिन नंबर। एंड मुझे इस पर्टिकुलर आंसर के 2 मार्क्स मिल गए, ठीक है। बट ये क्वेश्चन था 4 मार्क्स का, जैसे कि आपको मैंने दिखाया था पहले भी कि ये क्वेश्चन था 4 मार्क्स का, लेकिन मुझे इसके अंदर मिले हैं 2 मार्क्स। अब बात आती है कि मेरे 2 मार्क्स कटे कहाँ पे, क्योंकि अगर मुझे एक आंसर के अंदर पूरे मार्क्स मिल रहे हैं और एक आंसर के अंदर मुझे हाफ मार्क्स मिल रहे हैं तो मतलब कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी।
मैंने प्रोविजन सब कुछ सेम लिखा, एक्सप्लेन भी सब कुछ किया, उसका कंक्लूजन भी सही दिया। तो मुझे 2 मार्क्स यहाँ पे क्यों मिले और 2 मार्क्स मेरे क्यों कटे? तो आपने जैसे देखा कि आंसर के अंदर, सजेस्टेड आंसर के अंदर इन्होंने रूल नंबर स्पेसिफाई किया हुआ है, रूल नंबर 11, एंड इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है कि डिन कैंसिल करने के लिए फॉर्म DIR 5 भरना पड़ता है विद द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। बट मैंने ये दोनों ही चीजें वहां पे स्पेसिफाई नहीं की थी, एंड डेफिनेटली इस ना लिखने की वजह से मेरे मार्क्स कटे हैं। एंड कंप्लीटली 2 मार्क्स मेरे इस वजह से नहीं कटे होंगे बिकॉज 1 मार्क्स मेरा यहाँ पे ये लास्ट लाइन की वजह से भी कटा होगा, क्योंकि मैंने ये लास्ट लाइन नहीं लिखी थी आंसर के अंदर। दो मेरे अकॉर्डिंग ये लास्ट लाइन इतनी रेलेवेंट भी नहीं है, बिकॉज ये लास्ट लाइन जो थी स्पेसिफाई करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को वेरीफाई करना है कि अपने ई रिकॉर्ड से कैंसिल करते वक्त, ठीक है। तो आई थिंक कि ये आंसर के अंदर रेलेवेंट नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन बोलता था कि डिन कैंसिल करने के लिए जो डायरेक्टर है उसको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। बट यहाँ पर जो ये लाइन बोल रही है वो लाइन सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या प्रोसीजर फॉलो करना है वो बता रही है। एंड अगर हम देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, उसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, खाली ये नहीं है। बट रूल के अंदर ये स्पेसिफाई है ये लाइन, तो इन्होंने यहाँ पे जरूर लिखी होगी इसलिए। एंड मैंने ये आंसर में नहीं लिखी है अपने, तो इसलिए मेरे इसकी वजह से 1 मार्क्स कटा होगा, एंड 1 मार्क्स मेरा DIR 5 और रूल नंबर ना लिखने की वजह से मार्क्स कटा होगा। एंड सिमिलरली क्वेश्चन 6 का C पार्ट है, जिसके अंदर मैंने सेक्शन नंबर या प्रोविजन नंबर कुछ भी नहीं लिखा, तो मैंने लिख दिया सिंपली कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। एंड ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का था। मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया, प्रोविजन, इसका कंक्लूजन, इसका एनालिसिस, और 3 में से मुझे 2 मार्क्स मिले। एंड सिमिलरली इसका 6 का D पार्ट के अंदर भी मैंने सिर्फ लिखा एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, बिकॉज मेरा सेक्शन नंबर याद नहीं था उस समय, तो मैंने ऐसे सिंपली लिख दिया। एंड सब कुछ एक्सप्लेन किया, लेकिन मैंने प्रोविजन एक्सप्लेन किया, एनालिसिस दिया, उसका कंक्लूजन किया, एंड मुझे 2 मार्क्स मिले इसके अंदर। बट ये दोनों ही पार्ट 3 मार्क्स के थे, ठीक है। 3 मार्क्स यहाँ पे, 3 मार्क्स यहाँ पे, बट मुझे 2 मार्क्स मिले, एंड सब कुछ सही था, प्रोविजन, एक्सप्लेनेशन सब कुछ सही थी। एंड 1 मार्क्स मेरा कटा है दोनों के अंदर, तो डेफिनेटली वो 1 मार्क्स मेरा सेक्शन नंबर वगैरह ना लिखने की वजह से कटा होगा। एंड IC के सजेस्टेड आंसर्स के अंदर सेक्शन नंबर वगैरह स्पेसिफाई थे, एज यू कैन सी, ठीक है। एंड एज पर रेगुलेशन 3 या, ठीक है। तो डेफिनेटली सेक्शन नंबर, रूल नंबर वगैरह इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने देखा, ठीक है। एंड 1 मार्क्स जनरली 4 मार्क्स के अंदर या 5 मार्क्स के अंदर डिपेंडेंट होता है इसके ऊपर। अगर आप लिखते हैं तो डेफिनेटली आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। और एंड ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टीचर्स सेक्शन नंबर ना लिखने की वजह से भी आपको कुछ मार्क्स ना काटें, आपको पूरे मार्क्स दे दें, बट ऐसा जनरली कम होता है। क्योंकि अगर आप खुद सोचो कि अगर आपके पास 2 आंसर शीट्स आपके सामने, एंड एक आंसर शीट के अंदर सेक्शन नंबर सारे लिखे हैं और एक आंसर शीट के अंदर सेक्शन नंबर्स नहीं लिखे हैं, और सब कुछ बाकी सब कुछ सिमिलर है, कोई इशू नहीं है, तो आप किसको मार्क्स ज़्यादा दोगे? बेसिकली जिसमें सेक्शन नंबर लिखे होंगे, रूल नंबर लिखे होंगे, उनको आप ज़्यादा मार्क्स दोगे, एंड जिन्होंने नहीं लिखे होंगे आप उनको कम मार्क्स दोगे, बिकॉज डेफिनेटली जिस बंदे ने ज़्यादा मेहनत की है उसको डिजर्व करता है ज़्यादा मार्क्स, ठीक है। तो एटलीस्ट आप ट्राई करो कि जो लाइक चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट उसके सेक्शन नंबर्स वगैरह को याद करने की कोशिश करना। एंड अगर आपको पेपर में बिल्कुल 100% श्योर हो कि आपको वो सेक्शन नंबर याद है तो उसको कोट करना, अगर नहीं याद तो डेफिनेटली आपको कोट नहीं करना चाहिए वहाँ पे फिर। एंड अकॉर्डिंगली आप अपने स्ट्रेटेजी बना सकते हैं इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, and if you think that this video is not helpful, then please do dislike this video and mention your reason in the comment section so that we can improve in later videos. And but if you think कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, then please like this video, share this video and comment कि आपको आगे और किस टाइप के वीडियोस चाहते हैं कि इसके ऊपर, एनालिसिस के ऊपर, कि हम किस तरह के एनालिसिस डालें। एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू अवर चैनल, बिकॉज आगे हम फ्यूचर में और भी ऐसी वीडियोस, हेल्पफुल वीडियोस डालने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।